इतिहास को पढ़ चुके हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने के बाद हमने कहा था कि प्री ओरिएंटेड और ओरिएंटेड चीज़ें जानकारी होने के बाद आज से हम यहाँ पर मुख्य परीक्षा को ध्यान में कुछ प्रश्नों का, अर्थात मुख्य परीक्षा के लिहाज से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं इस एग्ज़ाम में, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आज के इस सेशन में उत्तर प्रदेश के इतिहास के, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, उसका मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, उसको लेकर यहाँ पर 4 या 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और इस पूरे सेशन में हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसका एक आंसर फॉर्मेट क्या होगा वो भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा, और उसके कुछ पॉइंट मैं आपको लिखा भी दूंगा। तो अपना कॉपी और पेन लेकर तैयार रहिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करने के बाद हम इसको लिख भी लेंगे, ताकि आपको एक आंसर फॉर्मेट का भी पता चलता रहे और आपकी एक आंसर राइटिंग यहाँ पे प्रैक्टिस भी होती रहे। ठीक है, तो सभी तैयार हैं? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं आज के सेशन के लिए, ठीक है, और 4 क्वेश्चन जो हैं हमने इतिहास में जो पढ़ा, जैसे कि उत्तर प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल कैसा है, और महाजनपदी व्यवस्था, जैन बौद्ध धर्म, तो इस तरीके की जो स्तंभलेख, शिलालेख, तो जो 4-5 पॉइंट मुझे देखने को मिले जो यहाँ पे हाईलाइटेड हैं, जो इनको लेकर मे भी क्वेश्चन आपको अगर बन सकता है तो कैसा बन सकता है, और अगर ये क्वेश्चन बने तो आपको इसमें कैसा आंसर है आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन है, जो एसएस पे पहला आपका जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल की स्थिति का वर्णन कीजिए। देखिए, यूपी के मुख्य परीक्षा में जो आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो 2 होते हैं, या तो 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या तो आपको 12 नंबर का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंक हैं प्रश्नों के मुख्य परीक्षा में, 8 नंबर का या 12 नंबर का, 8 नंबर के जो क्वेश्चन है उनकी जो शब्द सीमा है वो कितनी है, 125 शब्द के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और यहाँ पे जो आपको 12 नंबर के हैं वो आपको 200 शब्दों के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन आज के बनाए हैं, दोनों ही बनाए हैं। कुछ क्वेश्चन है 125 शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं 200 शब्दों में भी लिखने की कोशिश करेंगे। तो अगर 4 क्वेश्चन है तो 2 125 के हैं और 2 200 के हैं, तो दोनों को हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा के लिहाज से यहाँ पर आपकी तैयारी, आप चलिए, आप देखिए क्वेश्चन आया एक, ठीक है, मान लीजिए आपने उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल को पढ़ लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आपको प्रागैतिहासिक काल की क्या जानकारी है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है, कहता है कि उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल की स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, वर्णन करना है आपको, मतलब कहने का मतलब कि आपको शुरू से लास्ट तक जो चीज़ें पता है आपको वो लिखते चले जाना है, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, जो भी इस क्वेश्चन को पूरा करेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो प्रागैतिहासिक काल की चर्चा करनी है वो किस पर आधारित है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल की चर्चा करनी है, यहाँ पे इंडिया की चर्चा नहीं करनी है। तो पहले चीज, भौगोलिक आधार पर इस क्वेश्चन ने आपको एक जगह पर सीमित कर दिया है कि आपको जो आंसर राइटिंग करनी है वो भौगोलिक आधार पर एक निश्चित क्षेत्र की करनी है। किसकी करनी है, तो उत्तर प्रदेश की करनी है। तो पहला चीज ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, उसने ये भी बता दिया किस काल की घटना का आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो समय के आधार पर भी उसने आपको बांध दिया। तो समय और भूगोल दोनों ही चीजों के आधार पर आपको यह बता दिया गया कि आपको क्वेश्चन में किसके बारे में और क्या चीजें आपको लिखनी है। तो यहां पर दोनों ही चीजें आपको पता चल गई, उत्तर प्रदेश के बारे में लिखना है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में लिखना है, और यहां पर स्टार्टिंग से प्रागैतिहासिक काल के अंतिम सिरे तक आपको उसका वर्णन करते चले जाना है। शब्दों की सीमा से यह पता चलता है 125 शब्द हैं, तो कहने का मतलब कि हमें बहुत ज्यादा कुछ विस्तार भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पर अपना टू द पॉइंट लिखते चले जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट में जो मेन विषय वस्तु है, अर्थात प्रागैतिहासिक काल के तीनों पार्ट स्टार्ट कैसे करेंगे, तो वहां पर जो उत्तर आपका प्रारूप होगा। अब यहां पर बात आती है कि आप इसका उत्तर प्रारूप कैसा होगा। इस क्वेश्चन का जब आप उत्तर प्रारूप की बात करेंगे, आपको इसका आंसर कितना कैसे लिखना। अच्छा, पहली चीज मैं इसका डिस्कस करने से पहले आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा, कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर बिना देखे कॉपी बुक पलटे जो हमने पढ़ा है, आप कितने लोग लिखने में सक्षम हैं, कितने लोग लिख लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग लिख लोगे। किसी को प्रॉब्लम है, किसी को फॉर्मेट में, किसी के इसमें क्या क्या चीजें लिखने, क्या किसी को कोई दिक्कत है। क्वेश्चन बहुत आसान है, जो आपने पढ़ा है वहीं से पूछा जाने वाला है, वही चीजें पूछी जाने वाली हैं। तो आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कोई, किसी को नहीं पता कैसे लिखना है। चलिए कोई नहीं, लिख लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, ओके, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं, लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे वो आपकी बात है।
देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखना है, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे सोचने विचारने वाली बात है नहीं। बहुत एक सिंपल सा आंसर फॉर्मेट आपका बनेगा। प्रागैतिहासिक काल का जैसा आपने पढ़ा हुआ है, आपको इसके 3 चरण हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नवपाषाण काल है। अब यहाँ पर ये चीज़ें आपको पता है, ये तीनों फॉर्मेट हैं, तीनों के बारे में लिखना है। अभी तीनों के बारे में जब आप लिखेंगे तो सीधा ही यहाँ पे क्या करना है, एक क्वेश्चन आता है जिसमें आप भूमिका, फिर उसके बाद आप मुख्य भाग और उसके बाद फिर आप निष्कर्ष लिखते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में शब्दों की सीमा सिर्फ 125 है। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन को मुख्य भाग, भूमिका और निष्कर्ष में लिखने की जरूरत नहीं है। पहली चीज जो नहीं करना है इस उत्तर के साथ, ठीक है। शब्दों की सीमा हमें यह बताती है कि अपने उत्तर का फॉर्मेशन हमें कैसे क्रिएट करना है। तो उत्तर प्रारूप में जो चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, तो इस उत्तर में आपको इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन, ठीक है, ये चीजों में डिवाइड करके अपने उत्तर को नहीं लिखना है, सबसे पहली चीज, ठीक है। उत्तर को इन 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखने की जरूरत आपको यहां पर नहीं पड़ती इस उत्तर इस क्वेश्चन में। दूसरा क्या करना, और ऐसा क्यों है, तो यहां पर ध्यान रखना है, हमें अपने शब्दों की सीमा ध्यान रखनी है। शब्दों की सीमा कहती है भाई आपके पास सिर्फ 125 शब्द हैं, और 125 शब्द आपको यह बताता है कि मुझे यहां पर इंट्रो देने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे मेन बॉडी में जो मूल हम सब लिखते हैं, सिर्फ मेन बॉडी में हम क्या लिखते हैं, मेन बॉडी में हम सीधा मैटर जो होता है, मेन फैक्ट चीजें, उसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। हमें भी यहां पर सीधा वही लिखना है, अर्थात कि हमें सीधा स्टार्ट कर देना है अपने उत्तर प्रारूप। फिर होगा कैसा कि मुख्य भाग का ही पोर्शन यहां पर आएगा, ना तो यहां पे इंट्रो डालने की जरूरत है और ना ही आपको यहां पे कंक्लूजन जैसी चीजें आपको लिखने की जरूरत इस उत्तर में पड़ने वाली है। तो मुख्य भाग में फिर आप लिखोगे क्या, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। फिर बात आती है कि भाई मुख्य भाग में आप लिखने क्या वाले हो। तो मुख्य भाग में फिर अपने क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया कि पहली चीज हमें यूपी के बारे में लिखनी है, भौगोलिक तौर पे हमें एक जगह के बारे में लिखना है, काल के आधार पे हमें एक इतिहास में सिर्फ प्रागैतिहासिक काल की जानकारी लिखनी है, तो हमें फिर यहाँ पे वही कर लेना है। अपने प्रागैतिहासिक काल को यहाँ पर आप डिवाइड करके तीनों पार्ट के बारे में लिखोगे। किसके किसके बारे में, तो यहाँ पर हम पूरा पाषाण काल, फिर आपको मध्य पाषाण काल, और एट द लास्ट आपको नवपाषाण काल के बारे में यहां पर जो भी जानकारी आपके पास है, जितना भी आपको याद है, जो भी चीजें आपके दिमाग में हैं, उनको बस आपको यहां पर लिख देना है, ठीक है। तो यहां पर अपने 125 शब्दों का प्रयोग सिर्फ इनको डिफाइन करने के लिए लिखना है, इनको डिस्क्राइब करने के लिए लिखना है, इनको वर्णन करने के लिए इनको लिखना है, ठीक है। इतना ही आपको इस उत्तर के साथ आपको करना है। तो अगर यहाँ पे आपको समझ में आ गया, अब ये बताइए, ये तो हो गया कि आपका ये फॉर्मेट, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें शब्दों की सीमा क्यों ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को आपका डिकोड हो गया कि क्वेश्चन हमसे क्या और किस लेवल पे और कहाँ की चीजों के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि इस क्वेश्चन को क्या आप लिख पाएंगे, तो यहाँ पे बस अब द नॉलेज, अर्थात यदि आपने इतिहास जो कि हमने पढ़ लिया है पिछले क्वेश्चन में, वहां पर अगर इसे पढ़ा हुआ था, तो यहां पर आपको इस उत्तर को आप अपने स्तर पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर बात आती है कि क्या आप मेरे साथ इसे लिखना चाहते हैं, तो चलिए इसकी प्रैक्टिस भी हम कर सकते हैं। तो बताइए, आंसर लिखाया जाए कि आप अपने लेवल पे लिख लोगे, जैसा आप कहोगे मैं तुरंत लिखाने के लिए तुरंत लिखा भी दिया जाए, या आप अपने स्तर पे यहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो बताइए आप अपने स्तर पे लिख लेंगे, जल्दी बताएं। एक बार बता दें। चलो लिख लो फिर, चलो क्वेश्चन आपने लिख लिया है सबने, तो अब यहाँ पर इसका नीचे से चलिए डालिए उत्तर, और उसका फॉर्मेट जो होता है मैं लिखा देता हूँ फटाफट। आप बस स्पीड अपनी अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिए। 125 शब्द हैं, और 125 शब्द अर्थात आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, है ना। हैंड राइटिंग आपकी, अगर हैंड राइटिंग स्पीड आपकी अच्छी होगी, तो आप अपने सारे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आप 3 घंटे में अटेम्प्ट कर लोगे। अन्यथा की स्थिति में फिर क्या होगा, हाथ कांपेगा, उंगलियां दर्द होंगी, और आपका जो मुख्य परीक्षा में आप सारे प्रश्न अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी हैंड राइटिंग स्पीड की भी साथ साथ प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाए, अगर हम यहाँ पर लिखने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो कोई यहाँ पर अगर किसी का छूटता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर इसलिए अपनी हैंड राइटिंग स्पीड पर भी काम करना है। चलिए लिखते हैं। तो उत्तर डालिएगा, उसमें लिखेगा
उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल को उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। तीन भागों में विभाजित किया जाता है। डैश करके नीचे पहला डालिएगा, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, उत्तर प्रदेश के पूरा पाषाणकालीन प्रमाण इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, क्योंकि वर्तमान नाम चेंज हो गया है तो आप प्रयागराज भी लिख सकते हैं। प्रयागराज के बेलन घाटी, सोनभद्र जिले के सिंगरौली घाटी तथा चंदौली जिले के चकिया क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। चकिया क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बेलन घाटी की खोज प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में हुई। प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में हुई। जी.आर. शर्मा के निर्देशन में हुई। बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से कुल्हाड़ी, हंसिया, गणासा जैसे हथियार जो काटने, छीलने और खोदने के कार्य में रूप में प्रयोग होते हैं के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही पशुओं के अवशेष, अस्थि से बनी हुई मातृदेवी की मूर्ति और क्वार्टजाइट से बने औजार भी प्राप्त हुए हैं। क्वार्टजाइट से बने औजार भी मिले हैं। लाइन चेंज करिएगा, डालिएगा मध्य पाषाण काल। सिर्फ मेन जो फैक्ट है सिर्फ उसको लिखिए, ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ, क्या समय काल था, प्रोफेसर जी.आर. शर्मा कौन थे, क्या था, कुछ नहीं करना है। हमें सीधा फैक्ट के बारे में चीज़ें 125 शब्दों में मूल रूप से हमें जानकारी देनी है। नेक्स्ट लिखिएगा मध्य पाषाण काल, इसमें लिखिएगा मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य मिर्जापुर, सोनभद्र जनपद के मोरहाना पहाड़, लेखहिया एवं बघरी खोर से प्रयागराज के मेजा, बारा, फूलपुर
मेजा, बारा, फूलपुर, करछना, कुरांव, करछना, कुरांव से। प्रतापगढ़ जनपद के सरायनाहर से, सरायनाहर राय, प्रतापगढ़ के सरायनाहर राय। महदहा, महदहा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, इस काल में शव के दफनाने, इस काल में शव को दफनाने, शव को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। जिसका सिर पश्चिम की ओर होता था। शव दफनाने के साक्ष्य मिले जिसका सिर पश्चिम की ओर होता था। ऐसे 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। ऐसे 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। साथ ही हड्डियों से युक्त सींग, हड्डियों से युक्त सींग, और गर्त चूल्हे, गर्त चूल्हे, सिलोड़े, गर्त चूल्हे, सिलोड़े और आवास के साक्ष्य भी मिलते हैं, और आवास के साक्ष्य भी मिलते हैं। नेक्स्ट, इस काल के लोग, इस काल के लोग कृषि, पशुपालन, कृषि, पशुपालन, आग पर खाना पकाना, दाह संस्कार इत्यादि से परिचित थे, इत्यादि से परिचित थे। नेक्स्ट लिखिएगा नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। इसमें लिखिएगा इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रतापगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल रहे, नवपाषाण कालीन स्थल हैं, नवपाषाण कालीन स्थल हैं। कृषि, पशुपालन के द्वारा खाद्य पदार्थों के उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि एवं पशुपालन के द्वारा, कृषि एवं पशुपालन के द्वारा खाद्य पदार्थों के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, कोल्डिहिवा से, कोल्डिहिवा से मिले मृदभांड से, मृदभांड से धान के जले हुए दाने व छिलके प्राप्त हुए हैं। धान के जले हुए दाने व छिलके प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, इस काल के लोग, इस काल के लोग कृषि, पशुपालन, कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, चित्रकारी, चित्रकारी, पॉलिश, पॉलिश करना, जानवरों की खाल, जानवरों की खाल से वस्त्र बनाना और आवास बनाने से अवगत थे,
और आवास बनाने से अवगत थे। दैट्स इट, ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे देखिए हमें अपने उस क्वेश्चन में प्रागैतिहासिक काल की साक्ष्य, प्रमाण स्थल और किस तरीके से विकासगत स्थितियां हुई हैं, जहां पर पुरा पाषाण काल से नवपाषाणकालीन चीज़ों के बारे में जो डेवलपमेंट हुई हैं, जो डिस्क्राइब होती हैं, वहाँ पे आप अलग अलग इसे दिखा सकते हैं। वहाँ पे उसे अलग अलग आप विस्तार पूर्वक यहाँ पे आप दिखाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो उत्तर है, अब देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपके जो शब्दों की सीमा है 125 है। यहाँ पर देखिए आई थिंक सो यहाँ पर 125 या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होगा। आपको अपने कंटेंट को यहाँ पर ध्यान रखना, अपना कंटेंट आपको पूरी तरीके से लिखा होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भटकाव की स्थिति नहीं रखनी अपने उत्तर में। जो पूछ रहा है उसके बारे में लिखिए और शब्दों की सीमा के लिहाज से लिखिए और समय और स्थल का भी ध्यान आपको अपने क्वेश्चन में रखना चाहिए। तो आई होप यहाँ पर एक आइडिया आपको लगा। उत्तर प्रदेश के जो प्राचीन इतिहास रहा, उस प्राचीन इतिहास में यदि इस तरीके के यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर अब लिख पाएंगे। प्राचीन इतिहास में और क्या था उत्तर प्रदेश में, तो एक और क्वेश्चन इस पे बनाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश की जो महाजनपदीय व्यवस्था रही, ठीक है, महाजनपदीय व्यवस्था के लिहाज से अगर देखें तो काफ़ी समृद्ध देखा जाता है, क्योंकि 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद जो हैं यूपी में पाए गए। ऐसी स्थिति में आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन जैसे मैंने बनाया कि उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपदों पर टिप्पणी कीजिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के जो 8 महाजनपद हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, नाम आप जानते हैं, कौन कौन से नाम है, ठीक है, नाम के अलावा आप और क्या पर्टिकुलर उस जनपद के बारे में जानते हैं। तो महाजनपद एक चीज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कितनों के बारे में लिखना है, 8 महाजनपदों के बारे में लिखना है। डिकोडिंग चल रही है उत्तर की, क्वेश्चन को डिकोड करना। सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास आता है, आप पढ़ते हैं पहली बार में, तो क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना चाहिए, डिकोड करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका उत्तर प्रारूप बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। दूसरी चीज ध्यान रखिए, यहां पर आपको कमेंट करना है, टिप्पणी करनी है, टिप्पणी करनी है। सबसे पहली चीज कमेंट करना है। शब्दों की सीमा देखिए 200 शब्द हैं, अर्थात आपके पास पर्याप्त शब्दों की सीमा है जहां पर आप इनके बारे में थोड़ा बहुत एक चीज है कि आप थोड़ा डिटेलिंग पर भी जा सकते हैं, क्योंकि 8 महाजनपद हैं और हर एक महाजनपद के बारे में अगर आप 10, 15, 20 शब्द भी लिखते हो तो 8 का 20 ले ले तो 160 तो वैसे ही पार हो गया। किसी के बारे में देखिए जानकारी आपके पास थोड़ा ज़्यादा होगी और किसी के बारे में जानकारी थोड़ी कम होगी, तो ये ऑन एन एवरेज आपका आराम से 200 शब्दों की सीमा तक आप इस उत्तर को लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए टिप्पणी करनी है उत्तर प्रदेश के बारे में है, तो महाजनपदों के अब जो आपका उत्तर है उस उत्तर में क्या करना है, तो आपके उत्तर प्रारूप कैसा होगा, कैसा होगा उत्तर प्रारूप इसका, कि उत्तर प्रदेश के यूपी में पाए जाने वाले जो 8 महाजनपद हैं, ठीक है, 8 महाजनपद हैं, उनके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। एक एक जनपद के बारे में आपको क्या करनी है, एक एक करके सारी जानकारी आपको देनी है, 8 के 8 का। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से सबको यहाँ पर आपको वर्णित करते हुए चले जाना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर अगेन से टिप्पणी है, मतलब इन सब के बारे में कमेंट करना है। हाँ, ये कौन मतलब कि पर्टिकुलर कौन सा जनपद है, क्या क्षेत्र था और कैसा शासन रहा, उसके बाद अगर कोई काम विशेष रहा तो उसके बारे में लिख दिया। तो ज़्यादा कुछ लिखना नहीं। अब यहाँ पे आता है टिप्पणी करने में आप लिख क्या सकते हो। जब टिप्पणी करने की बात आती है, कमेंट किसी पे करना होता है, जब आपको कमेंट करना होता है ना, कमेंट करने का मतलब ये नहीं कि आपको पूरा डिस्क्राइब हर चीज़ के बारे में करते हैं, एक संक्षिप्तीकरण होता है। टिप्पणी किसी के बारे में एक सारगर्भित चीज़ों के बारे में उनको कहना। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, किसी भी महाजनपद के बारे में आपको लिखना है तो वहाँ पर सिर्फ मेन चीज़ों के बारे में उनके बाद डिस्कस करें कि क्या क्या आप यहाँ पर उनको लिखना है। तो महाजनपद के बारे में आपके पास क्या जानकारी, किस तरीके की जानकारी है। तो महाजनपद का एक तो हो गया नाम, ठीक है, कौन सा महाजनपद है। दूसरा आप हो गया जैसे उसकी राजधानी है, हमने पढ़ी भी थी। इसका तीसरा हो गया आपने किस क्षेत्र तक इसका विस्तार था। और चौथा जानकारी है कि आपका किस प्रकार का शासन इत्यादि रहा। ठीक है, अगर इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी या कुछ विशेष शासन है या कुछ विशेष कोई जानकारी है इनके बारे में तो आपने उसका उल्लेख कर दिया। बस इतना लिखोगे तो आराम से आपका क्या होगा, इतना लिखते लिखते आपके 20 शब्द आराम से हो जाते हैं। और 20 शब्द हो गया, किसी का मान लो 20 हो, किसी का मान लो 25 हो जाएगा। और इस लिहाज से अगर हम यहाँ पर काउंट आउट करेंगे तो 25 × 8 = 200 आपका हो जाएगा। तो आपका 25 शब्दों में आपके आराम से सबका
थोड़ी थोड़ी जानकारी देते हुए, थोड़ा थोड़ा लिखते हुए, तो उसके आपको टिप्पणी करते हुए आपका काम हो जाएगा इस उत्तर में, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम, थोड़ा बताएंगे उत्तर प्रदेश में महाजनपद कौन से थे। तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद रहे। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, जो उसकी विशेषता को दर्शाता है, जो निम्नलिखित रूप से हैं। उसके बाद आप इन 8 महाजनपद के बारे में लिखिए और उसके बाद अपने उत्तर को फिनिशिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस उत्तर को लिखने के लिए। तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए सब लोग फटाफट, पहले क्वेश्चन सब लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपदों पर टिप्पणी कीजिए और शब्द सीमा जरूर ध्यान रखिए, सब लोगों को 200 शब्द यहां पर आपको इसके लिखने हैं। उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपदों के बारे में लिखिए। चलिए इसमें लिखिएगा, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं या अवस्थित रहे। 8 महाजनपदों का विस्तार उत्तर प्रदेश में देखा गया, उत्तर प्रदेश में देखा गया। ठीक है, देखा गया डैश करके नीचे से लिखिएगा, एक एक करके। पहला डालिएगा, कौशल महाजनपद, कौशल महाजनपद। यह एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी या एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कौशल महाजनपद एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इसकी राजधानी साकेत, इसकी राजधानी साकेत अयोध्या, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अयोध्या रही। इनका राज्य अवध के आसपास के क्षेत्रों तक फैला रहा। कौशल महाजनपद उत्तरी और दक्षिणी, कौशल महाजनपद उत्तरी और दक्षिणी भागों की राजधानी अलग अलग थी। उत्तरी और दक्षिणी भागों की राजधानी अलग अलग थी। उत्तरी की साकेत और दक्षिणी की श्रावस्ती। उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत और दक्षिणी की श्रावस्ती रही। शतपथ ब्राह्मण में भी कौशल, शतपथ ब्राह्मण में भी कौशल का उल्लेख मिलता है। कौशल यानी महाजनपद का उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, कुरु महाजनपद, कुरु महाजनपद राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। इंद्रप्रस्थ राजधानी, नेक्स्ट राज्य क्षेत्र,
राज्य क्षेत्र का विस्तार मेरठ, दिल्ली, मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के, मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के आसपास के क्षेत्रों तक था। आसपास के क्षेत्रों तक था। नेक्स्ट, कुरुवंश। कुरुवंश भारत के प्रथम चक्रवर्ती, भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट ययाति, ययाति के 5 पुत्रों में से, ययाति के 5 पुत्रों में से एक थे। और एक और जो फैक्ट है, जैसे कि कुरुवंश के राजा दुष्यंत, कुरुवंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर, भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। नेक्स्ट लिखिएगा पांचाल महाजनपद। तीसरा, पांचाल महाजनपद। इसमें लिखिएगा राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, राजधानी अहिच्छत्र, राजधानी अहिच्छत्र, उत्तरी भाग की राजधानी थी, उत्तरी भाग की राजधानी थी, जबकि दक्षिणी भाग की राजधानी, जबकि दक्षिणी भाग की राजधानी कांपिल्य थी। इस राज्य का विस्तार या इस महाजनपद का विस्तार, इस महाजनपद का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के क्षेत्रों तक था। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में पांचाल सबसे अधिक विकसित राज्य था। पांचाल सबसे अधिक विकसित राज्य था। सतपथ ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का, सतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना गया, सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना गया। नेक्स्ट पॉइंट, कुरु और पांचाल महाजनपद, कुरु और पांचाल महाजनपद से ही या में ही भारद्वाज, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि जैसे महर्षियों की तपस्थली भी रही, जैसे महर्षियों की तपस्थली भी रही। नेक्स्ट लिखिएगा सूरसेन, सूरसेन महाजनपद
राजतंत्रात्मक व्यवस्था, शासन व्यवस्था, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। मथुरा इसकी राजधानी थी, मथुरा इसकी राजधानी थी तथा राज्य क्षेत्र का विस्तार भी मथुरा के आसपास ही रहा। मथुरा के आसपास ही रहा। मथुरा सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में समृद्धि को प्राप्त करता है, जहां जैन, बौद्ध और ब्राह्मण धर्म तीनों का विकास होता है। जैन, बौद्ध और ब्राह्मण धर्म तीनों का विकास होता है। नेक्स्ट लिखिएगा, वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था। राजधानी कौशाम्बी, राजधानी कौशाम्बी। राज्य क्षेत्र का विस्तार प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों तक, प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों तक रहा। नेक्स्ट, कौशाम्बी राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्थली रही। इसे आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। इसे आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। कौशाम्बी थेर पंथ का प्रमुख केंद्र रही। कौशाम्बी थेर पंथ का प्रमुख केंद्र रही, जिसे हूणों के द्वारा अत्यधिक क्षति पहुंचाई गई। जिसे हूणों के द्वारा अत्यधिक क्षति पहुंचाई गई। नेक्स्ट लिखिएगा, मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद यह एकमात्र गणतंत्रात्मक महाजनपद यह महाजनपद एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के तहत संचालित हुआ। इसकी राजधानी कुशीनगर। इसका विस्तार क्षेत्र कुशीनगर देवरिया के आसपास रहा। इसका विस्तार क्षेत्र कुशीनगर और देवरिया के आसपास रहा। नेक्स्ट, कुशीनगर की विस्तृत जानकारी दिव्यावदान और अशोक के 8वें बृहद शिलालेख से
अशोक के 8वें बृहद शिलालेख से कनिष्क के सिक्कों और वेनयान फहयांग के यात्रा विवरण से प्राप्त होता है। वेनयान और फहयान के यात्रा विवरण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, यहीं पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। यहीं पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। हूणों के द्वारा इस क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचाया गया। हूणों के द्वारा इस क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचाया गया। नेक्स्ट लिखिएगा काशी महाजनपद। काशी महाजनपद एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अनुरूप संचालित होता रहा। शासन व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होता रहा। राजधानी वाराणसी। राजधानी वाराणसी। राज्य क्षेत्र वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों तक फैला रहा। उसके आसपास के क्षेत्रों तक फैला रहा। वाराणसी और सारनाथ बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र है। साथ ही सनातन धर्म का विस्तार भी, या ब्राह्मण धर्म का विस्तार भी देखने को मिलता है। लास्ट वाला लिखिएगा चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। राजधानी शुक्तिमती। राजधानी शुक्तिमती। विस्तार क्षेत्र बांदा के आसपास, बांदा के आसपास तक फैला हुआ। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करिएगा। अंततः यह कहा जा सकता है कि महाजनपदीय व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में सांस्कृतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप विस्तारित और समृद्धि को प्राप्त करता है। विस्तारित और समृद्धि को प्राप्त करता है, जो वर्तमान समय में भी
उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक साक्ष्य के तौर पर उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक साक्ष्य के तौर पर प्रामाणिक रही है, प्रामाणिक रही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपदों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियों के साथ सभी के बारे में हमने थोड़ा बहुत उनकी विशेषताओं के साथ राजधानी क्षेत्र, प्रशासन व्यवस्था और किस तरीके बौद्ध या धार्मिक स्थितियां रहीं वो भी हमने यहाँ पर आपको देख लिया। अर्थात एक क्वेश्चन में आप अगर लिखना चाहें तो क्वेश्चन की हर एक जानकारी, हर एक प्रकार की स्थिति को थोड़ी बहुत जानकारियों के साथ भी आप वहाँ पर मेन पॉइंट आप लिख करके अपने उत्तर को समाहित कर सकते हैं। लिखने के दृष्टिकोण से हमें उत्तर का ये ध्यान रखना है कि हमें कितना लिखना है। अगर यहाँ पे किसी एक महाजनपद के बारे में उन्होंने पूछे तो हो सकता है आप उसके बारे में बहुत सारी डिटेल से आप जानकारी लिखते चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता है मुझे 8 महाजनपद के बारे में लिखना है। हो सकता है आपको इन 8 महाजनपदों के बारे में और भी कुछ चीज़ें पता हों और भी जानकारियाँ आपके पास हों, लेकिन हमें यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि मुझे अपने इस उत्तर में 8 महाजनपद के बारे में चर्चा करनी है और साथ ही साथ यहाँ पर 200 शब्दों को भी ध्यान रखना है कि मेरे पास ज़्यादा है नहीं, तो 20-25 शब्दों से ज़्यादा हम थोड़ा बहुत आगे पीछे करके काम चला सकते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब बात आती है तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए शिलालेखों, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा फटाफट, ठीक है। उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए शिलालेखों, अभिलेखों, स्तंभ लेखों का वर्णन कीजिए। अब आपको यहाँ वहाँ थोड़ा सा भागना दौड़ना पड़ेगा कि वो देखना पड़ेगा कि भाई उत्तर प्रदेश में कौन कौन से शिलालेख या स्तंभ लेख या अभिलेख प्राप्त हुए हैं और वो किन के द्वारा बनवाया गया है, और वहाँ पर साथ साथ ये भी कि आपको यहाँ पर पर्टिकुलर अगर जैसे शिलालेख के बारे में या स्तंभ लेख के बारे में या जो भी है उनके बारे में जो थोड़ी बहुत अगर एक्स्ट्रा जानकारी भी आप लिखना चाहें तो वहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे शब्दों की सीमा भी हमारे पास है, पर्याप्त है, 200 शब्द हैं, अर्थात हमारे पास लिखने के लिए पर्याप्त शब्द सीमा है, कमी नहीं है, 200 शब्द हैं हमारे पास। तो जितने भी हैं और काफ़ी सारे हमने जब लास्ट लेक्चर में प्री वाले में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी सारे हैं। अयोध्या, अहिरौरा है आपका, साथ ही शिवलिंग शिलालेख है, और सारनाथ, प्रयाग, दुर्ग है, कौशाम्बी है, कनिष्क हैं, काफ़ी सारे हैं। तो सबके बारे में ऐसे कम से कम 10 हैं, तो 10 के बारे में लिखना है, थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी देनी है, जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पता है वो आपको पॉइंट आउट करना है। जैसे अभी हमने महाजनपदीय व्यवस्था के बारे में लिखा, थोड़ा थोड़ा जानकारी देते हैं, अब उसी तरीके से हमें उत्तर प्रदेश के इनके बारे में लिखना शुरू करना है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ अगेन से फिर से एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, हर चीज़ हमें किसके बारे में लिखनी है, उत्तर प्रदेश के बारे में। दूसरा, आपको यहाँ पर शिलालेख, अभिलेख, स्तंभ लेख, जो भी लेख आते हैं हर तरीके के लेखों के बारे में आपको लिखना है और वर्णन करना है, तो उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करते रहिए। तो चलिए यहाँ पर आपको जो उत्तर प्रारूप है उसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जल्दी से फटाफट क्या करते हैं कि उत्तर प्रारूप तैयार करते हैं। अब उत्तर प्रारूप में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अगेन से यहाँ पर 200 शब्द हैं, तो आपको ये डिसाइड करना है कि लिखना क्या क्या है। तो सबसे बड़ा जो पार्ट है यहाँ पर, हमें भूमिका और निष्कर्ष के चक्कर में ज़्यादा शब्दों को यहाँ पे खपाना नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, अपने इनके बारे में यहाँ पर सीधा चलते हुए लिखना है। एक छोटी सी भूमिका आप 10-20 शब्दों की बांध सकते हैं और ऐसे ही 10-20 शब्दों का आप निष्कर्ष लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे निष्कर्ष की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं रहेगी इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर छोड़ दीजिए, सीधा आप थोड़ा सा भूमिका बांध सकते हैं जो कि थोड़ा बहुत ज़रूरी हो सकती है, बाकी आप सीधा यहाँ पर इनके बारे में लिखेंगे, 1 बाय 1 करके एक एक के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम देते चलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस उत्तर को फॉर्मेट करते हैं, तुरंत लिखते हैं। तो उत्तर लिखिएगा, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक जानकारी और विवरण, ऐतिहासिक जानकारी व विवरण हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए शिलालेखों, अभिलेखों, स्तंभ लेखों, धातु लेखों इत्यादि से प्राप्त होते हैं।
इत्यादि से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखेगा अयोध्या शिलालेख, तो सीधा आप डैश करके नीचे आप शिलालेखों के बारे में सीधा हम जानकारी यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे एक एक के बारे में। सबसे पहले लिखिएगा इसमें अयोध्या शिलालेख। अयोध्या शिलालेख यह प्रथम ईस्वी में पुष्यमित्र शुंग के वंशज सम्राट धनदेव के पारिवारिक विवरण को या पारिवारिक विवरण के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट अहरौरा शिलालेख यह छोटा शिलालेख या लघु शिलालेख हैं जो मिर्जापुर के अहरौरा ग्राम से मिलता है। अहरौरा ग्राम से मिलता है। लघु स्तंभ लेखों में या लघु शिलालेखों में सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं अंकित होती हैं। राजकीय घोषणाएं अंकित होती हैं। नेक्स्ट शिवलिंग शिलालेख यह रेह ग्राम से प्राप्त एक ऐसा शिलालेख है जो शिवलिंग पर अंकित है। वर्तमान समय में इस पर अंकित 4 पंक्तियां ही शेष बची हैं। इस पर अंकित 4 पंक्तियां ही शेष बची हैं। नेक्स्ट सारनाथ स्तंभलेख सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया। जिसमें अशोक ने अपने महामात्रों को संघभेद रोकने का आदेश दिया था। नेक्स्ट इसी स्तंभ के शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह शेर जो आपके 4 हैं शीर्ष पर स्थित राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह
को यहीं से लिया गया है, को यहीं से लिया गया है। नेक्स्ट, प्रयाग दुर्ग स्तंभलेख, प्रयाग दुर्ग स्तंभलेख। यह इसे अशोक स्तंभ भी कहा जाता है। इस पर समुद्रगुप्त, इस पर समुद्रगुप्त की भारत विजय का विवरण है, भारत विजय का विवरण है। अकबर ने इस स्तंभ को, अकबर ने इस स्तंभ को प्रयाग के किले में लगवाया। प्रयाग स्तंभ पर, प्रयाग स्तंभ पर अशोक की रानी करुआ की, अशोक की रानी करुआ की के दान दिए जाने का भी वर्णन है, करुआकी के दान दिए जाने का भी वर्णन है। नेक्स्ट, कौशाम्बी शिलालेख, कौशाम्बी शिलालेख। इस शिलालेख में सम्राट अशोक की रानी, सम्राट अशोक की रानी तिस्यरक्षिता का उल्लेख है। तिस्यरक्षिता का लेख उद्धृत है, तिस्यरक्षिता का लेख उद्धृत है। नेक्स्ट, कनिष्क के स्तंभ लेख व मथुरा अभिलेख, कनिष्क के स्तंभ लेख व मथुरा अभिलेख। इसमें प्रथम शताब्दी के अंतिम चरण के, इसमें प्रथम शताब्दी के अंतिम चरण के विवरण ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं, के विवरण ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, मेरठ स्तंभलेख, मेरठ स्तंभलेख। इस पर 7 अभिलेख उद्धृत हैं, इस पर 7 लेख उद्धृत हैं, जिसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जिसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 14वीं शताब्दी में, जिसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 14वीं शताब्दी में दिल्ली लेकर गया, दिल्ली ले जाया गया, दिल्ली ले जाया गया। नेक्स्ट, पिपरहवा का अभिलेख, पिपरहवा का अभिलेख का धातुलेख, पिपरहवा का धातुलेख। इसमें लिखिएगा, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से प्राप्त, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से प्राप्त पिपरवा ग्राम में, पिपरवा ग्राम में मिले कलश पर, मिले कलश पर अंकित लेख से, अंकित लेख से
यह जानकारी प्राप्त हुई कि प्राचीन कपिलवस्तु ही पिपरवा है, वर्तमान में पिपरवा ग्राम है। नेक्स्ट लिखिएगा, सोहगौरा का कांस्यलेख यह गोरखपुर में स्थित है। मौर्य काल में अकाल से सामना करने हेतु संग्रहित अनाज भंडारों की व्यवस्था का वर्णन इससे मिलता है। व्यवस्था का वर्णन इससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट लिखिएगा, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख इस लेख का निर्माण गुप्त शासक स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया। स्कंदगुप्त ने अपने पिता कुमार गुप्त की स्मृति में करवाया। जिसमें पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। स्कंदगुप्त के युद्धों का वर्णन है। यह गाजीपुर में स्थित है या गाजीपुर से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त गढ़वा ब्रैकेट में प्रयागराज में कुमारगुप्त प्रथम के दो शिलालेख, व स्कंदगुप्त का एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ। पैराग्राफ चेंज करिएगा। अंततः इन स्तंभलेख और शिलालेख इत्यादि के माध्यम से मौर्य गुप्त और अन्य राज व्यवस्था और उनके शासन युद्ध अर्थव्यवस्था जैसी इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इत्यादि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपका देख लिया।
तो आई थिंक टाइम हो गया है। 3 क्वेश्चन आज हमने यहाँ पर देख लिए हैं और तीनों क्वेश्चन के जो आंसर फॉर्मेट आपको हमने देख लिया है, 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। तो प्रागैतिहासिक काल देख लिया, महाजनपदीय आपको व्यवस्थाओं को देख लिया और साथ ही साथ यहाँ पर स्तंभलेख, शिलालेख इत्यादि से संबंधित जानकारियों को हमने यहाँ पर देख लिया। तो एक तरीके से जो प्राचीन भारत की वस्तु स्थिति है, अगर मुख्य परीक्षा में उससे संबंधित भी आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, देखिए जो एक हमने डिस्क्राइब जो हमने देखा है पिछले 3 साल का अगर क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देखें 2018, 19 और 2020, 21 का भी हुआ नहीं है, अभी आपका प्री होना है, फिर मेंस आपका होगा तो दिसंबर जाके। तो अभी 3 साल का जो हमने डेटा देखा है, जो फर्स्ट पेपर आपका आता है, ठीक है, फर्स्ट पेपर में अगर आप उठाकर देखें तो उत्तर प्रदेश के इतिहास को लेकर कोई बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे गए पिछले 3 साल में। शायद एक आध क्वेश्चन ही, जो बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश की अगर देखा जाए भूगोल को लेकर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं और या फिर आपको देखा जाए सामाजिक व्यवस्था को लेकर थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको पूछा गया है, लेकिन इतिहास को बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड कभी उन्होंने पूछा नहीं एक क्वेश्चन से ज़्यादा। तो और वो भी बहुत रेयर, कुछ साथ ही संस्कृत कालीन आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे। फिर भी हमें अपनी प्रैक्टिस बन लेकर चलनी है। अगर हमसे पूछा जाता है तो हम उस लेवल पे चीज़ें अपने तैयार रखें, कुछ भी पूछा जाए हम वहाँ पर उसकी आंसर राइटिंग करने में सक्षम रहें, अपनी जानकारी को उस लेवल पे करके चलें, हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। बाकी का जो टॉपिक यह रहेगा कल के सेशन में देख लेंगे, 1-2 टॉपिक, 1-2 क्वेश्चन और अगर डिस्कस करना होगा, और बाकी फिर हम वहाँ पर आपका मेंस का जो प्री ओरिएंटेड, फिर से हम मध्यकालीन जो आपका इतिहास है फिर हम उसको पढ़ना कल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई हो बाकी सबने यहाँ पर आंसर लिख लिया है, सभी आपने आंसर आपका प्रिपेयर कर लिया, चीज़ों को लिख लिया, आपको समझ में आ गया कि कैसे चीज़ें यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, जो शब्दों की सीमा है उसकी डिकोडिंग है, या उत्तर प्रदेश रिलेटेड इतिहास को लेकर। तो यहाँ पे जो जानकारी है वो सब आपको अच्छे से आई थिंक हो गई होगी, है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का फिर हम कल के सेशन में अपना फिर से स्टार्ट करेंगे। जो भी चीज़ें हैं, 1-2 क्वेश्चन और थे वैसे, तो उनको भी कल मैं पहले डिस्कस कर लूँगा, पहले आधे घंटे में अगर हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट हाफ में फिर हम प्री वाला क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, चलो फिर।